दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जिन लोग का आज पेपर है उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है, आपका एग्जाम अच्छे से हो और अपने सपने को पूरा करिए। अब जिन लोग का एग्जाम बाकी है वो पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आज की वीडियो में लेकर आए आपके लिए टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आपके 18 प्रश्न सही होने चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपके एग्जाम में पूछता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के चयन और चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से संबंधित है। अनुच्छेद 103 संसद सदस्यता की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों राष्ट्रपति को जानकारी देना आदि से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। जो भी कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं वो भी एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की स्थापना और स्वतंत्रता से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 343 जो है भारत की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा से संबंधित है। बात यहां हो रही कैग की, तो कैग का मुख्य कार्य है सरकार के सभी आय व्यय का लेखा परीक्षण करना। कैग का कार्यालय कहां है, तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम कैग कौन थे, तो बी नरहरि राव थे। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है इसके, तो वर्तमान समय में जो कैग हैं वो आपके संजय मूर्ति साहब हैं। ये 15वें नंबर के हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। इसका अर्थ है कि हर 1000 पुरुषों पर औसतन 943 महिलाएं थी। 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 933 था, अर्थात 10 अंकों का सुधार हुआ। सबसे अधिक लिंगानुपात या एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वह केरल राज्य का है। यहाँ 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। सबसे कम भी ध्यान रखिए, सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा राज्य का है। यहाँ पर 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, उस भारतीय खिलाड़ी की पहचान करें जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपसे पूछा कि उस भारतीय खिलाड़ी की पहचान करें जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद्र सिंह को पूरी दुनिया में हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वह भारतीय हॉकी टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे और भारत को 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इनके जन्मदिवस पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, जो कि मनाया जाता है। इस दिन पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार के इनके सम्मान में ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66 इस प्रश्न
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाता है। यह चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के तहत गोपन मतदान से होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के चुनाव और रिक्त की स्थिति में पुनः चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के पदेन सभापति होने से संबंधित है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर चुनाव की समय सीमा और शपथ से संबंधित है। बाकी इनके कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओईसीडी का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में। यह संगठन विश्व के विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक विकास, व्यापार और नीति सहयोग को बढ़ावा देता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो रोम, यहाँ FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। जेनेवा, यहाँ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क, यहाँ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, या एकदम सही है। विश्व बैंक इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, या भी सही है। नाटो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, या भी सही है। ओपेक इसका मुख्यालय ज्यूरिख दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा। ओपेक का जो मुख्यालय है वह ऑस्ट्रेलिया में है, ना कि ज्यूरिख में। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह गलत विकल्प है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय वियना है, ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित, इसलिए ओपेक ज्यूरिख गलत सुमेलित है। बाकी विकल्प सही हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद इराक में हुआ था। मुख्य देश सदस्य देश हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। आपसे पूछा कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार बने हैं। बात यहां हो रही मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन साहब थे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी हम लोग पढ़े हैं ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयोग का उल्लेख जो है संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उत्पादन क्षेत्र हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग, विनिर्माण आदि कच्चे माल को उत्पाद में बदलने वाला क्षेत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। आपसे पूछा है कि भारत में लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 14 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान भाग 14 में दिए गए हैं। यह भाग अनुच्छेद 315 से 323 तक फैला हुआ है।
यूपीएससी का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है अजय कुमार साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां किया था। आपसे पूछा कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को लेकर किया गया था। अंग्रेज जमींदार किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर करते थे, जैसे तीन कठिया प्रथा कहा जाता है। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ किसानों की मदद की और सत्याग्रह का पहली बार भारत में प्रयोग किया। इस आंदोलन की सफलता से गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बाकी विकल्पों की बात करें तो खेड़ा 1918 में किसान की फसल खराब होने पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जिसे 2020 में नेपाल और चीन संयुक्त रूप से मापा था। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा इसे कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम आरोहण माने चढ़ाई जो की थी वह 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे और तेनसिंग नार्गे जिनका संबंध भारत और नेपाल से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी और सबसे प्राचीन झील है। यह रूस में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर है। यह झील पृथ्वी के कुल मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए। इसे साइबेरिया का नीला मोती भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला गवर्नर यानी कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन में, जो कि 1925 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी। आपसे पूछा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार में थी। पाटलिपुत्र उस समय भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत जो है को भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है। इसे 22 मार्च 1957 से औपचारिक रूप से अपनाया गया था। यह पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है। आपसे पूछा कि भारतीय जनगणना जो है कितने वर्षों में एक बार होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर 10 वर्ष में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से शुरू हुआ। अंतिम जो जनगणना हुई है वह 16वीं जनगणना थी, जो कि 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2025 तक प्रस्तावित है, कोविड कारण विलंब हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंथोलॉजी इसमें फूलों का अध्ययन करते हैं या एकदम सही है। एंटोमोलॉजी इसमें जंतु विज्ञान की शाखा से संबंधित है या भी सही है। टेफ्रोलॉजी पोषण का अध्ययन से संबंधित या भी सही है। पेडालॉजी में पौधों के जीवाश्म का अध्ययन दिया हुआ, यह विकल्प जो है गलत है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
पेडोलॉजी का अर्थ है मृदा का अध्ययन या पृथ्वी विज्ञान की एक शाखा है जो मिट्टी की उत्पत्ति, संरचना और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। अतः पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन जो दिया हुआ है गलत मेल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। आपसे पूछा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 51A जी के तहत प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार करे तथा जीवों के प्रति करुणा रखे। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1996 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। आपसे पूछा कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि, राज्य सूची राज्य सरकार के अधिकार जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि और समवर्ती सूची दोनों के अधिकार जैसे शिक्षा, विवाह, दंड, संहिता। बाकी विकल्पों की बात करें तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के स्वायत्त परिषदों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची से संबंधित है। तो ये रहा आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न। यहाँ के प्रश्न आपके सेटों में सीधे सीधे पूछे जाएंगे क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है उस भारतीय खिलाड़ी की पहचान करें जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपसे पूछा कि उस भारतीय खिलाड़ी की पहचान करें जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।